मित्रों, प्रेम कहानी में जैसा कि कल चर्चा हुई, प्रेम का होना आवश्यक है और मनुष्य का भी होना आवश्यक है। प्रेम दरअसल दो व्यक्तियों के बीच रागात्मक संबंधों में स्पंदित होता है। अगर सार रूप में कहें, प्रेम की तरह तरह की और कई दृष्टिकोणों से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं उसका सार यही होगा कि वो दो व्यक्तियों के बीच की रागात्मकता को संप्रेषित करता है, उसको रचता है, उसको अनुभव करता है। जिस रूप में हम प्रेम की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं, उसमें प्रेम को विपरीत लिंगियों के बीच का संबंध मानकर कर रहे हैं। और जैसा उद्घाटन सत्र में मैंने कहा भी था कि प्रेम मात्र इतना ही नहीं है, प्रेम बहुत व्यापक है। तो इस अर्थ में देखें तो प्रेम को हम उस जगह पर ले जाकर देख सकते हैं जहां वह दो विपरीत लिंगियों के बीच का मामला बनता है। यही मानकर हम यहां उसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम कहानियों को जिस रूप में देखा, पढ़ा, जाना, समझा जा रहा है, वहां दो व्यक्तियों का होना तो अनिवार्य है ही, लेकिन उसमें एक स्त्री और एक पुरुष है। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रेम कहानी का जो रूप है वो इससे भिन्न भी हो सकता है। वो महज विपरीत लिंगियों का मामला नहीं हो सकता, वो दो व्यक्तियों के बीच, एक व्यक्ति और एक मनुष्येतर प्राणी के बीच का भी संबंध हो सकता है। प्रेम को मैं समझता हूं कि ऐसी व्यापकता में देखा जाना चाहिए। प्रेम में ये भी चर्चा हुई कि उसमें आत्मदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुनियादी शर्त प्रेम में अपने को देना, लेकिन ये देना एक तरफा नहीं होता है। दोनों का एक दूसरे के लिए और एक दूसरे को दे देना होता है। प्रेम संबंधों में जो समानता है वो इसी रूप में होनी चाहिए, जिसको हम सामाजिक संबंधों में स्त्री पुरुष संबंधों की तरह देखते हैं कि समानता होनी चाहिए, जो कि दरअसल है नहीं। और बहुत सारी चिंताएं इन्हीं बातों को लेकर है। कल इस पर भी बात हुई। यहां मुझे, जब मैं ये कह रहा हूं कि प्रेम केवल विपरीत लिंगियों का मामला नहीं है, तो मुझे कहानी की याद आई, और वो कहानी है शेखर जोशी की दाज्यू। एक सवाल मैं रखना चाहता हूं कि दाज्यू में प्रेम है कि नहीं है, और इसी सवाल को हम इस रूप में भी रख सकते हैं कि दाज्यू प्रेम कहानी है भी कि नहीं है। जिस रूप में हम प्रेम कहानी की व्याख्या कर रहे हैं, उस दृष्टि से तो दाज्यू प्रेम कहानी नहीं है, लेकिन प्रेम वहां है। दो मनुष्य भी हैं, एक मदन और दूसरा जगदीश। जगदीश पढ़ा लिखा सुशिक्षित व्यक्ति है और मदन एक होटल में बॉय है। तो एक बॉय और दाज्यू के बीच कोई प्रेम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये कि इस प्रेम की कहानी को हम प्रेम की कहानी कहें या ना कहें, क्योंकि आप देखिए कि दाज्यू के प्रति, दाज्यू दरअसल एक संबोधन है जिसके जरिए वो जो बॉय है वो अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहता है, और उसके हृदय में अगाध प्रेम, अगाध अनुराग अपने बड़े भाई मानकर उसके प्रति है, जगदीश के प्रति। क्योंकि जगदीश जो है वो ये जानकर कि उसी इलाके का है जिस इलाके से वो आया है, वो बॉय मदन, उसके मन में गहरे प्रेम की लहरें उमड़ने लगती हैं, और उसके मुंह से जो संबोधन निकलता है, पहले वो सोचता है कि ये इनको मैं क्या कह सकता हूँ, या इनका जो व्यक्तित्व है उसको मैं किस तरह से देख सकता हूँ। क्या वो मेरे पिता की तरह है, क्या मेरी माँ की तरह या बहन की तरह। तो जब से सबसे निकट का जो संबंध दिखाई पड़ता है उसको, वो है दाज्यू यानी बड़े भाई का। बड़े भाई के प्रति प्रेम और जितना आदर वो व्यक्त कर सकता है, वो दाज्यू मानकर जगदीश के प्रति व्यक्त करता है। ये प्रेम ठीक वैसा ही है जैसा कल
चेखव की कहानी में हमने प्रेम को देखा था। जाहिर है कि ये एक तरफा प्रेम है, ये आत्मदान मांगता है और पूरी तरह से दाजू के प्रति मदन समर्पित है। लेकिन दाजू यानी जगदीश, क्या वो उस प्रेम को स्वीकार करता है? वो तो एक पढ़ा लिखा शहरी आदमी है, वो उस प्रेम को कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसको डांट देता है और कहता है कि मुझको दाजू मत कहा करो। और कहानी छोटी सी कहानी है, और कहानी के अंत में जब उसका मित्र हेमंत आता है, जगदीश का मित्र हेमंत, तो हेमंत को भी ये बात पसंद नहीं आती कि एक बॉय उसको दाजू कह रहा है। तो वो उससे पूछता है कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ कब आए हो, वगैरह वगैरह तमाम उसके जो पूछताछ करता है। वो सवाल ऐसे होते हैं जो उसको झटका देते हैं, उसको नकारते हैं। और इसलिए आखिर में जब वो पूछता है हेमंत उस बॉय से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम है बॉय। अब ये जो अभिव्यक्ति है कि इस एक शब्द की, उस शब्द के भीतर गहरा मान छिपा हुआ है, अपमान का बोध भी है, उसकी आत्मीयता अभी भी कम नहीं हुई है। लेकिन उस अपमान की छाया तले जब वो अपना परिचय देना चाहता है तो अपने नाम के साथ नहीं, बल्कि अपनी हैसियत, जिसका अनुमान या जिसको निर्धारित किया है जगदीश ने। मैं समझता हूं कि ये प्रेम कहानी है, आप समझे या ना समझे। इसलिए प्रेम जो है, मैं केवल विपरीत लिंगियों के बीच का मामला नहीं मानता। हालांकि जो कहानी मैंने चुनी है वो तो विपरीत लिंगियों के बीच के प्रेम की ही कहानी है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी ही कहानियां मिलती। एक बार की मेरा मन हुआ कि मैं दाजू को ही चुनूं, लेकिन दाजू जो सवाल पैदा करते हैं उसका जवाब तो हम सबको ढूंढना होगा। मैं दाजू के माध्यम से सवाल खड़ा कर रहा हूं, लेकिन कहानी जो मैंने चुनी है वो उसी परंपरागत फॉर्मेट वाली कहानी चुनी है, जिसमें एक स्त्री है और एक पुरुष है। उसके अंदर भी एक बहुत गहरा प्रेम है। दाजू अगर एक तरफा प्रेम की कहानी है तो अर्धांगिनी एक तरफा प्रेम की कहानी नहीं है। ये दो मनुष्यों के बीच के आत्मदान की कहानी है, उसको हम इस रूप में पढ़ सकते हैं। और ये आत्मदान जो है वो स्मृतियों में चला आता है, उसकी बातें मैं बाद में करूंगा। अब मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा प्रेम कहानी के विषय में। जैसा मैंने कहा कि स्त्री और पुरुष के संबंधों की बात इसमें हुआ करती है। स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों की नैतिकता को लेकर कल ये बात हुई कि उस प्रेम की कई व्याख्याएं हो सकती हैं, या उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, या वो अपरिभाषेय है। लेकिन एक बात तो जरूर कही जा सकती है, जैसा लोहिया ने कहा है कि प्रेम में कुछ भी अनैतिक नहीं होता। ये प्रेम दो व्यक्तियों का मामला है, दो स्त्री पुरुषों के बीच का, तो उसमें सारे संबंध वैध हैं यदि वो सहमति के आधार पर हो। तो बुनियादी चीज तो है सहमति प्रेम में। अगर असहमति हो तो प्रेम ही संभव नहीं है। लेकिन प्रेम की नैतिकता के बारे में जो बातें उन्होंने कही हैं लोहिया जी ने, वो बातें आज के समाज में उनके जमाने से सन 60 के आसपास ही जब वो कह रहे थे, तो उस समय की तुलना में ये बातें आज विमर्श के केंद्र में आई हैं। ये अद्भुत है कि उस दौर में, आज से 50 साल से भी ऊपर के समय में, प्रेम को व्यक्तिगत जीवन में इस रूप में लोहिया स्वयं उसका व्यवहार कर रहे थे। तो खैर उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा श्रीकांत वर्मा के एक निबंध की, जो दरअसल है तो प्रेम कहानी पर, लेकिन वो वास्तव में प्रेम से संबंधित है। और वो एक साथ प्रेम कहानी को और प्रेम को दोनों को परिभाषित करता है। और इसलिए मुझे लगा, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मुझे ये लगा कि मैं उनके ही वाक्यों को अगर मैं जस का तस पेश करूं तो शायद मैं अपनी बात ठीक तरह से कह पाऊंगा प्रेम को लेकर। हालांकि जो बातें हम कहते हैं वो ज्यादातर आदर्शात्मक या व्याख्यात्मक रूप में ही होती हैं। जीवन में उतारना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजें हमारी कॉन्सेप्चुअल होती हैं, वो हम करते ही हैं। तो प्रेम कहानियों को लेकर हमारी जो चर्चा है वो भी इसी रूप में है।
तो बहरहाल मैं वो वाक्य आपके सामने पढ़ता हूं और मुझे माफ करेंगे, थोड़ा समय लगेगा इसमें। हालांकि पूरा का पूरा एक निबंध मैं उद्धृत नहीं कर रहा हूं, कुछ अंश हैं, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं है। प्रेम अब भी एक जीवित शब्द है और उसे सुनते हुए अब भी हमारी धड़कन में एक और ही धड़कन सुनाई देने लगती है। अंतर केवल इतना है कि अब वह भावुकता से भरा हुआ, पीला, बीमार और एकांगी शब्द नहीं रहा, बल्कि वो एक भयानक मगर मनुष्य के सबसे कीमती अनुभव के रूप में स्पष्ट होता जा रहा है। उसकी जटिलताएं सामने आ रही हैं। ये एक हिस्सा है। फिर आगे आगे यानी काफी बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा पैराग्राफ होगा, जहां वो कहते हैं कि स्त्री जब केवल एक समर्पिता थी, तब तक प्रेम केवल एक जनाना शब्द था। लगता था केवल स्त्रियां ही प्रेम करने और दुख भोगने के लिए पैदा हुई हैं, क्योंकि तब तक प्रेम का अर्थ केवल देना था। मैंने आत्मदान की बात की। प्रेम का अर्थ केवल देना था। शरद चंद्र और जैनेन्द्र कुमार की आंसू भीगी नायिकाएं केवल देने के लिए पैदा हुई थीं, लेकिन अब ये रचनाएं ही नहीं, ये स्त्रियां भी केवल औपन्यासिक लगती है। ये सन 60 के करीब श्रीकांत वर्मा ने ये बातें कही थी। और तब तक जैनेन्द्र कुमार और शरद चंद्र की नायिका जो है वो समाज में या हमारे सामाजिक मानस के भीतर स्थापित हो चुकी थी। और ये वो दौर था जब हिंदी कहानी इसके खिलाफ जा रही थी। हालांकि वो पूरी तरह से ऐसी नहीं थी। दाम्पत्य संबंधों की कहानी लिखी जा रही थी और नई कहानी के नाम से ये खूब प्रचलन में थी। दरअसल श्रीकांत वर्मा उसी का विश्लेषण करते हुए ये सारी बातें कहते हैं। आगे वो कहते हैं, शरदचंद्र की नायिका अब भी हैं, मगर आधुनिकता से अछूते उन अंचलों में जहां स्त्री की दिनचर्या नहीं बदली और उसकी नियति में परिवर्तन नहीं हुआ है। सब कुछ निश्चित बल्कि पूर्व निर्धारित है। संकट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पे गौर करें। संकट उस शिक्षित और समृद्ध समाज से है जिसके स्त्री पुरुष संबंधों में एक नए प्रकार की उथल पुथल चल रही है और जिसके कारण एक नई किस्म की अनिश्चितता ने जन्म लिया है। प्रेम पहले भी हमेशा से अनिश्चित था, मगर प्रेम से पैदा होने वाले संबंध निश्चित थे। अब प्रेम भी अनिश्चित है और प्रेम से पैदा होने वाले संबंध भी। कुछ भी निश्चित नहीं है। सबसे बड़ा संकट यही है। सबसे बड़ा संकट यही है। यह संकट लोकतंत्र ने या जनवादीकरण ने अपने अधिकार ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के प्रति सजगता से पैदा किया है। लेकिन यह लोकतंत्र, यह जनवादीकरण, यह सजगता सभ्यता का ही नहीं, मनुष्यता का भी उत्कर्ष है। प्रेम की कोई नैतिकता नहीं, मगर प्रेम सबसे बड़ा नैतिक अनुभव है। हम लोग हर चीज को सामाजिक क्रिया के रूप में देखते हैं और इस तरह से देखने के आदी हो चुके हैं, यहां तक कि बिल्कुल आत्मीय अनुभव को, एक ऐसे अनुभव को जिसकी कोई सामाजिक व्याख्या नहीं हो सकती है, उसे भी। यही कारण है कि अपनी आंखों देखी और अपनी पढ़ी हुई प्रेम कहानी भी समझ में नहीं आती, और अगर आती भी है तो केवल विकृत संबंधों की कहानियों के रूप में। जरा प्रियमवत की कहानियों पे गौर कीजिए। सारा आधुनिक साहित्य यदि आज एक नहीं अनेक आलोचकों द्वारा विकृत और अनैतिक ठहराया जा रहा है, तो इसका कारण ही यही है कि वह समझने में असमर्थ है कि प्रेम केवल एक अनुभव है। उसकी नैतिक या अनैतिक परिणति कुछ भी नहीं है।
उसके आगे अनैतिक या नैतिक विशेषणों का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं बल्कि गलत है। इस पूरे वक्तव्य को आप लोहिया के विचारों की रोशनी में देखिए। लोहिया के विचारों में जितनी स्मार्टनेस थी और उनकी अभिव्यक्ति में जितनी स्मार्टनेस थी, आप वही चीज श्रीकांत वर्मा की इस गद्य खंड में पाते हैं। उसके बाद वो निर्मल वर्मा की कहानियों की भी बात करते हैं, जिसकी कल भी चर्चा हुई। और निर्मल वर्मा की कहानियों के बारे में वो कहते हैं कि निर्मल वर्मा की कहानियां प्रेम की प्रक्रिया की कहानियां हैं और वस्तुतः आधुनिक साहित्य को, आधुनिक कहानियों को प्रेम कहानी के कहना ठीक नहीं, उन्हें प्रेम की प्रक्रिया की कहानी कहना ज्यादा उचित होगा। निर्मल वर्मा ने क्रिया से अधिक महत्व आखिर मनःस्थिति को क्यों दिया, ये वो सवाल सामने रखते हैं। क्योंकि भीतर की दुनिया नहीं बदली जा सकती और बाहर की दुनिया बदली जा रही लगातार। ये तब से हो रहा है। कल परसों भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि जो नई दुनिया हमारी बन रही है उसमें जाहिर है कि प्रेम संबंधों का स्वरूप भी बदल रहा है। और यही बात श्रीकांत वर्मा ने कही है कि भीतर की दुनिया तो वही है, लेकिन मनुष्य के बाहर की दुनिया बदली नहीं है। और प्रेम की गहराइयों में जाना मनुष्य के भीतर की दुनिया का संधान करना है। और जाहिर है कि ये काम आसान नहीं है, ये निश्चित रूप से तमाम तरह की अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। तो बाहर और भीतर की दुनिया में इसलिए एक संगति है, एक संगति की पैदाइश है, न्यूरोसिस, वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्त्रियों का मन अधिक नाजुक है, यथार्थ से संगति बैठ सकने में अधिक असमर्थ है, अतः स्त्री में यह न्यूरोसिस अधिक है। यह भी एक शाप है कि प्रेम अधूरा नहीं, लेकिन हमारी हिंदी की अधिकांश प्रेम कहानियां बहुत हद तक अधूरी हैं। अधूरी हैं क्योंकि वे सेक्स विहीन हैं। हिंदी का दुर्भाग्य यही है कि उसके सभी लेखक मध्यवर्गीय हैं और नगरवासी हैं। इसलिए हिंदी की कहानियों में इतनी एक रसता है। जिन लेखकों ने हिंदी कहानी की एक रसता को तोड़ने का दावा करते हुए ग्राम्य कथाओं की सृष्टि की है, वे भी असल में मध्यवर्गीय ही थे और उनकी प्रेम कहानी भी फॉर्मूलाग्रस्त। लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में वो ऐसा नहीं सोचते। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी जरूर अपवाद है और हिंदी का तीसरा या चौथा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ही नहीं, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी भी। ये अजीब बात है कि रेणु ने ही लिखी है। क्लासिकल ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली महान प्रेम कथा, क्लासिकल ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली महान प्रेम कथा रसप्रिया। रसप्रिया जैसे समूची भारतीय लोक कथा, लोक कविता, लोक संगीत का निचोड़ है। बल्कि ये कहना अधिक उचित होगा कि इस कहानी में प्रेमानुभव को व्यक्त करने के लिए लोक कलाएं संगठित और जीवित हो उठी हैं। तो मैं समझता हूं प्रेम की जो धारणा हमारे भीतर है या हम हिंदी समाज में है, उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण और कुछ तीखी बातें भी उन्होंने कही हैं। जो आज के दौर में प्रेम को हम जिस रूप में देख सकते हैं या समझ सकते हैं, वो इनसे कुछ रोशनी हमें मिल सकती है, और खासतौर से स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर लोहिया के विचारों से। बहरहाल अब मैं चर्चा करूंगा अर्धांगिनी कहानी पर। अर्धांगिनी अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है, वरना ये बहुत सीधी सरल सी कहानी है। ये एक यात्रा की कहानी है। अगर इसको कहानी न भी कहें तो ये एक यात्रा का अनुभव है जो एक बिंदु से शुरू होता है और आरंभ के ठीक अंत के ठीक पहले तक आकर वो खत्म तो नहीं होता, क्योंकि प्रेम खत्म नहीं होता है। एक फौजी की यात्रा है जो मोर्चे से लौट रहा है अपने गांव।
और गांव में रिश्ते नाते हैं, उसका समूचा सामाजिक परिवेश है, उसका जीवन है, वो उसके बारे में सोच रहा है और उसमें भी वो पूरी तरह से अपनी पत्नी पर एकाग्र है। गांव का परिवेश भी उसके जहन में है और पत्नी भी उसके जहन में, उसका परिवार भी है, सब कुछ उसके जहन में है, लेकिन प्रमुख रूप से पत्नी है। तो रास्ते भर आते हुए वो उसके बारे में ही सोचता है और ये कहानी उसी यात्रा की कहानी है। और गांव में कुछ समय बिताने के बाद जब वो लौटता है तो लौटने में पत्नी थोड़ी दूर तक उसके साथ जाती है और उसके बाद फिर कहानी खत्म होती है। और इसलिए मैंने कहा कि ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि दोनों के बीच का जो प्रेम है वो सदा स्पंदित और जीवित रहता है और वही इस कहानी को एक बहुत गहरे मार्मिक अनुभव में बदल देता है। कहानी का जो पारंपरिक ढांचा है उस दृष्टि से देखें तो शायद ये कहानी भी नहीं है। अगर आप क्लासिकल किस्म की कहानियों को देखें तो वैसा गठन इस कहानी में नहीं है, लेकिन जो डिटेलिंग है अनुभव की और जिस तरह से संवेदनशील होकर नैरेटर इसका वर्णन करता है वो आपको गहरे तक छूता है। जो मैंने लिखा था वो बेहतर हो कि मैं आपके सामने पढ़ दूं तो शायद ज़्यादा बातें ठीक तरह से खुल सकेंगी, अगर वैसे मैं बोलूँगा तो समय भी ज़्यादा लग सकता है। शैलेश मटियानी की कहानी अर्धांगिनी को पढ़ते हुए सबसे पहले प्रेम और स्मृति के बीच अन्योन्यता का, परस्परता का ख्याल आता है। इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट होता है कि प्रेम का होना दरअसल एकत्व की लय में द्वैत का विसर्जित हो जाना है। इसमें स्मृति वह पुल बन सकती है, द्वैत जिससे होकर अभिन्नता और समस्वरता की ओर बढ़ता है। इस अर्थ में प्रेम कथा अंततः एकत्व के मार्ग की खोज से अलग और क्या हो सकती है। जिन कहानियों की कल और परसों चर्चा हुई उसमें इस बात पे ज्यादा फोकस किया गया था कि प्रेमियों का अपना निजी स्वतंत्र व्यक्तित्व हो और उसकी उस रूप में पहचान हो, खासतौर से स्त्री पक्ष की, वो इस रूप में फोकस थी। लेकिन ये कहानी जो है उसको एक द्वैत के भीतर आकर एक कर देने की आकांक्षा की कहानी है। तो द्वैत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वो एकत्व जहां दोनों आकर मिल जाएं। इस अर्थ में प्रेम कथा अंततः एकत्व की मार्ग की खोज से अलग और क्या हो सकती है। एकत्व की ओर यह अंतर यात्रा लौकिक जीवन में भी उसी अर्थ दीप्ति से जगमगा रही होती है जो वस्तुतः अध्यात्म के मार्ग को आलोकित करती है। हो सकता है कि आपको इससे आपत्ति हो, लेकिन लौकिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम के बीच एक संबंध है और लौकिक प्रेम का जो सर्वोच्च रूप है उसका आत्म में विसर्जित हो जाना है, ये मुझे लगता है। अध्यात्म का मतलब धर्म नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। अध्यात्म हमारे भीतर है, हमारे भीतर के उसी आत्म को जागृत कर उस चेतना के साथ एकाकार कर देना जो दरअसल ईश्वरीय चेतना नहीं है, वो मनुष्य की ही चेतना है। ये दो अस्तित्वों का एक हो जाना है। इस अर्थ में मैंने आध्यात्मिक शब्द का इस्तेमाल किया है। मनुष्य का अपना अध्यात्म जिसमें ईश्वर की कोई जगह नहीं, जिसमें व्यक्ति जो है वो अपने आत्म के स्तर से ऊपर उठ जाए, अपने लौकिक या भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठ जाए, चेतना के उस बिंदु पर आकर। तो एकत्व की ओर यह अंतर यात्रा लौकिक जीवन में भी उसी अर्थ दीप्ति से जगमगा रही होती है जो वस्तुतः अध्यात्म के मार्ग को आलोकित करती है। यह स्मृति की अंतर्दीप्ति है जो प्रेम का मार्ग प्रशस्त करती है। आराध्य के साथ आराध्य का संबंध, आराध्य के साथ आराधक का संबंध प्रेम के जरिए अर्जित अभिन्नता का बोध है। यह लौकिक का अध्यात्म है जिसमें ईश्वर की जगह, ईश्वर के स्थान पर प्रिय की प्रतिष्ठा होती है। अभिन्नता के बोध के बिना अध्यात्म संभव नहीं है। आराधक को आराध्य की स्मृति से विच्छिन्न कर दे तो वह प्रेम की संभवता से वंचित हो उठेगा। अर्धांगिनी कहानी के नायक
सूबेदार नैन सिंह की स्मृति में क्या ऐसा नहीं लगता कि सूबेदारनी की प्रतिमा सांगोपांग बसी हुई है, जैसे कि आराधक के मन में आराध्य की छवि। इस अर्थ में नैन सिंह की छुट्टियों से घर लौटने की यात्रा क्या एक तरह की अध्यात्म यात्रा, अपने अस्तित्व को संपूर्णता में पा लेने की और अधूरेपन से मुक्ति की यात्रा नहीं मालूम पड़ती? संपूर्णता संभव होगी गंतव्य तक पहुंचने पर। और यहाँ नैरेटर का एक कथन आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। उस संपूर्णता तक पहुंचने का संकेत नरेशन के जरिए दिया गया है। नैरेटर कहता है कि कैंप छोड़ा था, मोर्चा जब छोड़ा था, कैंप छोड़ा था, तब से लगातार यही हुआ कि संपूर्णता नहीं है। प्रत्येक क्षण किसी की स्मृति है और बस थोड़े से फासले पर साथ साथ चल रही है। पर मायामयी छाया को शरीर धारण करने में अभी भी बहुत समय लगता है। कल जाकर गांव पहुंचेंगे तभी यह व्याकुलता थमेगी। तो एक अंदाज है व्याकुलता का जो नैरेटर नैन सिंह के भीतर और अपने शब्दों के जरिए व्यक्त। ये कहानी नैरेटर की कहानी है। नैरेटर बहुत मुखर है यहाँ, और वो इतना संवेदनशील है कि एक एक स्थिति की बारीकी को वो धीरे धीरे पकड़ कर सामने लाता चलता है। इसलिए कहानी बहुत ठहर कर पाठ करने की मांग करती है, और पाठ में आप पाएंगे कि एक एक वाक्य से आपको गहरा आनंद अनुभव होगा। बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाकर प्रेम को पकड़ने की कोशिश शैलेश मटियानी ने की है। इस व्याकुलता का स्रोत है अनुराग। अनुचित नहीं होगा कि नैन सिंह के अनुराग को भक्ति की प्रतीक व्यवस्था में विरह, संयोग, आराध्य दर्शन और वियोग के रूपक में देखा जाए। विछोह का लंबा समय समाप्त होने को है। सूबेदार नैन सिंह गांव लौट रहा है। वो छुट्टी लेकर घर के लिए निकला है और उसका व्याकुल मन 4 कोस आगे आगे पत्नी से मिलने को दौड़ रहा है। टर्न के उतरने के बाद गांव में जाने वाली आखिरी बस छूट जाने पर नैन सिंह की व्याकुलता और तड़प को शायद बहुत बेचैन है। वो आखिरी बस छूट जाती है। अब जाने के लिए रात में कोई और बस नहीं है और दूसरा कोई साधन मिलने की संभावना भी नहीं है। उसके भीतर की बेचैनी जो है वो एक भीषण रूप ले लेती है कि अचानक कुछ घटित होता है। आगे उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो भक्ति के रूपक के जरिए इस व्याकुलता को, इस बेचैनी को मैं समझता हूं कि बेहतर तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। कहानी के शुरुआती दृश्य में नैन सिंह की मनोदशा के चित्रण में वाचक का पर्यवेक्षण कौशल और वर्णन की जीवंतता सहज ही ध्यान आकृष्ट करती है। जब बस अड्डे पर निराश खड़े नैन सिंह के असबाब में मानवीय ऐन्द्रिकता सहसा स्पंदित हो उठती है कि जैसे माल असबाब, चीजें, सामान वगैरह जो हैं वो भी मनुष्य की तरह ही व्यवहार करने लगी है। इतनी बेचैन लगता है कि जैसे केवल कथानायक नैन सिंह नहीं है, बेचैन उसका वो सामान भी हो उठा है जिसको वो साथ लेकर आया है। उसकी मानवीय ऐन्द्रिकता इस तरह से स्पंदित हो उठती है और असबाब भी उसी उतावली और खींच को मानो अनुभव कर रहा होता है। और मैं एक नैरेटर का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि सामान आंखों की पहुंच में सामने अहाते की दीवार पर खड़ा था। नजर पड़ते ही सामान भी जैसे यही पूछता मालूम होता है कि कितनी देर है चल पड़ने में। नैन सिंह की उतावली और खींच को दीवार पर रखा सामान भी जैसे ठीक नैन सिंह की तरह अनुभव कर रहा था। एकाएक उसमें जैसे हल्का कंपन होने लगा। केदारनाथ सिंह की कविता याद कर सकते हैं, टूटा हुआ ट्रक। एकाएक उसमें हल्का सा कंपन होने का भ्रम बार बार होता था, जबकि लोहे के ट्रंक, वीआईपी बैग और बिस्तर झोले में कुछ भी ऐसा न था कि हवा से प्रभावित होता होगा। यह प्रेम की व्यग्रता का चरम बिंदु है, जब समूचा अस्तित्व, सारा चराचर उसकी चेतना में स्पंदित हो उठे, जड़ भी चेतन भी। इस कहानी में स्त्री पुरुष के बीच गहरी भावात्मक साझेदारी और विलक्षण मानवीय गरिमा से दमकते संबंध को शैलेश मटियानी ने
जिस सहज, मृदुल, सौम्य और संवेदनात्मक बारीकी से बरता है, उसे समझने के लिए मैं फिर कहूंगा कि भक्ति के इस रूपक से बेहतर कोई और उपकरण मुझे सूझता नहीं है। तो आखिरी बस छूट जाने के बाद जब उम्मीदें टूट चुकी थीं और उसे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा प्रेरित ट्रक ड्राइवर खीम सिंह अचानक देवता की तरह प्रकट हुआ। खीम सिंह का बोलना देवताओं के आकाशवाणी करने सा प्रतीत हो रहा था। नैन सिंह की खुशी का ठिकाना न था। वाचक उसकी इस मनस्थिति का चित्रण उसके आतुर उत्साह का संकेत बहुत अद्भुत ढंग से करता है। और फिर नरेटर यहां उपस्थित है, वो कहता है कि ट्रक के स्टार्ट होते ही नैन सिंह को पंख लग गए हों। ट्रक का रूप कुछ ऐसा हो गया था जैसे कि नैन सिंह सूबेदार बैठे हैं तो वह भी चल पड़ा है पिथौरागढ़ की ओर। नहीं तो कहां, इस सांझ के वक्त टनकपुर से चंपावत तक की चढ़ाई चढ़ता फिरता ट्रक चला जा रहा है। तो जैसे नैन सिंह की इच्छा शक्ति के ईंधन से ट्रक चल रहा है। वर्णन की बारीकी पर गौर करें। रास्ता पार करते हुए नैन सिंह स्मृतियों में डूबा हुआ है, और स्मृतियां ऐसी कि जिनमें दाम्पत्य का प्रेम सदैव नया बना रहता है, कभी पुराना नहीं पड़ता। एक ऐसा सदा नवीन दाम्पत्य कि 15 साल पहले हुए शादी का नयापन अब तक गया नहीं है। अब ये उसकी स्मृतियां जाग रही हैं। ट्रक से चलते हुए वो उस विवाह को सोच रहा है, पहली बार जब उसने अपनी पत्नी को देखा था। पिछले वर्ष ठीक संध्या, ये कोटेशन है, ये नरेटर का कथन है कि पिछले वर्ष ठीक संध्या झूलते में पहुंचना हुआ और संयोग से घर के सारे लोगों से पहले रुकमा सूबेदारनी उर्फ भीमूचा की अम्मा ही सामने पड़ गई, पत्नी। तो क्या हुआ सूबेदारनी का हाल, और क्या हुआ खुद सूबेदार साहब का। क्या गजब कि 15 साल पहले चैत के महीने में शादी हुई थी और बन की हिरनी का सा उसका चौंकना अभी तक गया नहीं। क्या बात है। ये नैन सिंह सोच रहा है, और ट्रक एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर चल रहा है। सूबेदार की चेतना में समाई हुई सूबेदारनी बार बार जाग पड़ती है। वह पति की रक्षा के लिए प्रार्थनारत पत्नी और रक्षा करने वाली देवी माता दोनों का स्मरण करता है, पत्नी का भी और देवी का भी। फिर कोटेशन है, नरेटर कहता है कि नीचे आपके मंथर गति की नदी बह रही है और आसपास के पहाड़ ससुरे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि घरवाली मायके जा रही हो। कल्पना अगर किसी चिड़िया का नाम है तो ठीक ऐसे ही मौके पर पंख खोलती है। जितनी बार खतरनाक मोड़ पड़ते थे, उतनी ही बार सूबेदारनी जंगल से हिरनी जैसी व्याकुल बेचैन होती जान पड़ती थी, क्योंकि ध्यान में तो बैठी रहती है वही, और भीतर ही भीतर दोनों हाथ बार बार प्रार्थना में उठ जा रहे थे। हे मैया हाट की कालिका। फौजियों की असुरक्षा बोध की आंख खुद से ज्यादा उसके परिवार पर पड़ती है। सूबेदारनी की देवी भक्ति में रक्षा की गुहार है। नैन सिंह सूबेदारनी की भावना का ख्याल कर माता को चुनरी चढ़ाने के लिए कपड़ा साथ लिए आया है। और नरेटर फिर कहता है कि औरत है कि देवी है, माया मोह और भय भीति का ही सहारा है। अटैची में चमचमाता लाल साटन 1.5 मीटर रखा हुआ है और 1.25 इंच सुपर फाइन गोट और सितारे। चूल्हा मैया का सूबेदारनी खुद अपने हाथों से तैयार करेगी। जब तक मैया का ध्यान है तब तक रक्षा जरूर है। अपने साथ वो सारी तैयारी करके जा रहा है देवी की पूजा का, क्योंकि पत्नी वो पूजा करेगी, उसकी सारी तैयारी वो करेगी। स्मृतियां जीवंत यथार्थ बनकर गहन अनुराग की मर्म व्यंजना के लिए सदैव तत्पर होती हैं। नैन सिंह के मन प्राण में बसी हुई सूबेदारनी सदा सदा झलक मारती है।
वह उसके जीवन से एक मेक है। ढाबे में पराठे सेकती हुई रुक्मा की छवि में सूबेदारनी की झलक आखिर क्यों दिखाई देती है। एक बहुत सुंदर दृश्य है जिसमें खाना खाने के लिए नैन सिंह और जो साथ में चला आया ड्राइवर दोनों ठहरे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, और पराठे सेकती हुई जो स्त्री है उसको अपनी पत्नी की तरह लगती है, उसकी उसमें झलक दिखाई देती है। पत्नी के साथ वो इस तरह एक मेक है, और ये एक क्षण के लिए नहीं है। जब वो मोर्चे पर था तब भी नैरेटर ने वो ब्यौरे दिए हैं कि हमेशा ही वो अपनी स्त्री के ध्यान में लगा हुआ है, और अब तो वो घर के करीब चला आया है। प्रतीक्षा का जो लंबा अंतराल है वो समाप्त हुआ जा रहा है। आगे जब नैरेटर कहता है कि रुक्मा की छवि में वो मूर्त हो उठी है, तो वो एक बहुत सुंदर नरेशन है कि चूल्हे की आंच में वह किसी वन देवी की प्रतिमा की सी छवि में है। पराठा हाथों से पाथते चूड़ियां बज रही हैं। बीच बीच में माथे पर के बाल हटाने को बाईं कुहनी हवा में उठाती है तो रुक्मा सूबेदारनी की नकल करती हुई जान पड़ती है। सूबेदार सघन आत्मीयता की भीतरी ऊष्मा से समृद्ध है। समूचा परिवेश और प्रकृति, घर, गांव, पहाड़, नदी आदि मानो उसके भीतर के आत्मीय राग से बंध गए हैं। वो भीतर की धारा नैरेटर का शब्द है, वह भीतर की धारा में सतत प्रवहमान है। भीतर एक और शब्द है जो नैरेटर इस्तेमाल करता है, दिव्य मनसता। वह भीतर दिव्य मनसता इसी से उपजती है। साक्षात अन्नपूर्णा के दर्शन की आतुरता और आंतरिक अनुराग का संगम होने पर नैन सिंह के भीतर उसी अनुराग की धारा बह रही है। और उसका वर्णन करते हुए नैरेटर कहता है कि 3 साल के बाद लौटने में तो अपने इलाके का इस पेड़ से उस पेड़ की तरफ कूदता फांदता बंदर भी अपना सा लगता है। ये तो अन्नपूर्णा किसी मूरत सामने है। होने को तो कुछ सुरूर 3x का भी जरूर है, मगर तब तक जब तक भीतर की धारा से संगम ना हो, नशा चाहे जितना हो ले, वह दिव्य मनसता कहां। अंततः सूबेदार गांव पहुंचने के लिए उसका लक्ष्य गांव अपने गंतव्य को पाना है, लेकिन उसकी विकलता और प्रतीक्षा का अंत उसकी बेचैनियों का उन्मोचन भी है। यह आराध्य का सामीप्य या मोक्ष धाम पाना भी है। रग रग में, रोम रोम में छवि रूप बसी देवी का साक्षात अवतरण है। अन्यथा वह क्षणानुक्षण निरंतर कौंधती रहती है। और नैरेटर इसका बहुत सुंदर वर्णन करता है कि वह गांव पहुंचने की पहली ही रात थी, किंतु डोंगरे बालामृत वाले कैलेंडर में मां हाट की कालिका के पांवों के नीचे आ पड़े शिवशंकर की जो दशा अनुभव हुई थी वह अब तक साथ है। फर्क इतना है कि शंकर अनजाने आ गए थे और नैना सूबेदार अंतः प्रेरणा से है। सूबेदारनी विहान तारा निकल आया है कहती हुई खड़ी हुई ही थी कि बिस्तर से पांव बाहर रखते तक में नैना सूबेदार ने सब सुन लिया। छुट्टियों के लिए अर्जी लगाने के दिन से लेकर आज यहां पहुंचने के दिन तक सारी व्याकुलता पर कैसे अपने ही रक्त में से बार बार अवतरित होती हुई रोम रोम में छा जाती है सूबेदारनी। बाजार निकलते सो कैसे साक्षात उपस्थित होती सी खुद ही ध्यान लगाती रहती पग पग पर कि उनके लिए क्या क्या वस्तुएं लेनी है और क्या क्या बच्चों के लिए और बाबू के लिए। इनका जाने कब कहां से अचानक छाया की तरह प्रकट होना और सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेना बस गांव पहुंचकर ही थमा है, वरना रास्ते भर यही सब सोचते हुए नैन सिंह चला रहा है। ये पूरी कहानी आप महसूस करेंगे कि नैन सिंह की बेचैनी की कहानी है और प्रेम में बेचैनी की कहानी है। यहाँ एक चीज पर मैं खास तौर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें एक पौराणिक एक मिथक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कालिका और शिव के आद्य रूपक के मोटिव पर गौर करें।
प्रकृति स्वरूपा काली की अपार ऊर्जा का शमन करने वाले शिव हैं। दोनों मिलकर पूर्ण हैं। काली ऊर्जा है, शिव अपनी सारी ऊर्जा उसे देकर शव है। काली उन्हें पुनर्जीवित करती हैं। शैलेश मटियानी ने शिव और काली के अंतर संबंधों के मिथकीय अभिप्राय को सूबेदार और सूबेदारनी की प्रेम की व्यंजना के लिए अद्भुत ढंग से इस्तेमाल किया है। काली गतिशील और मुखर सत्य है, शिव सत्य का सुप्त पहलू। शव रूप शिव निष्क्रिय और मौन है, काली सक्रिय और मुखर है। और अगर सांख्य की भाषा में कहें तो काली प्रकृति है और शिव पुरुष। दोनों मिलकर पूर्ण है। पूर्णता का यह रूपक अर्धांगिनी कहानी के सार तत्व को, प्रेम की अन्योन्यता को, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, उसको भलीभांति रूपायित करता है। शिवमय कालिका स्वरूप सूबेदारनी शिव रूप नैन सिंह में बसी है। शिवमय और शिव रूप, मैं इस वाक्य को फिर से पढ़ता हूं। शिवमय कालिका स्वरूप सूबेदारनी शिव रूप नैन सिंह में बसी है। आधे अधूरे शिव की भला क्या औकात, कालिका की उपासना उन्हें अर्थ देती है। नैन सिंह की भी यही दशा है। अपनी शक्ति उसने सूबेदारनी को सौंप दी है, वह निस्सहाय है। सूबेदारनी की स्मृति उसे वापस उसकी शक्ति देती है। शक्ति के स्पर्श से उसके जीवन में, उसके शरीर में जीवन संचरित होता है। और फिर मैं एक कोटेशन रखता हूं, क्योंकि मुझे ये लगा कि नैरेटर की बात को कहे बिना शायद इस कहानी को, उसके सौंदर्य को उद्घाटित करना शायद मुश्किल होगा। तो नैरेटर कहता है कि इसीलिए कहने और मनने को मन करता है कि हे देवी मैया, तू नहीं तो और कौन है। 2-3 साल बलि के बकरे की तरह का टंगा होना होता है। वहां और कौन है जिससे बातें करते हुए खुद के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर आसीन होने और साथ में किसी के अपने से ही झरने की तरह फूट या नीचे नदी की तरह बह रहे होने की प्रतीति हो। जहां सिर के ऊपर जाने ससुरे कितने कप्तान जनरल लड़े रहते हैं, वहां सूबेदार की औकात ही क्या होती है। लेकिन यहां और स्मृति की मानो तो वहां भी एक तेरा स्पर्श होता है कि शरीर में वनस्पतियां सी फूटने लगती हैं। उधर देवी है कि सर्वस्व सौंपने को, अपना प्रेम और ममत्व समर्पण करने को तैयार है। ये बात कहानी का वाचक नहीं, मानो स्वयं नैन सिंह कह रहा है कि स्त्री तत्व भी क्या चीज हुआ, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त ठहरा, कोई और छोर थोड़े हुआ, इनकी ममता का अपरंपार रचना हुई। कई बार कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि ये कहानी दरअसल नैरेटर कह रहा है और पात्र की ओर से जब बोल रहा है तो पात्र ही नैरेटर हुआ जा रहा है। और मुश्किल ये होती है कि अगर हम पात्र के विषय में सोचें कि क्या सचमुच वो यानी नैरेटर की तरह या लेखक की तरह बोल सकता है, तो थोड़ी कठिनाई यहाँ पर होती है। तो वो कठिनाई यहाँ भी मुझे महसूस हुई कि ये भाषा तो नैन सिंह की नहीं हो सकती, लेकिन ये जाहिर है कि लेखक की भाषा है जो वो नैन सिंह पर आरोपित कर रहा है। लेकिन देने पाने की इस अभिन्न स्थिति तक पहुंचने के बीच में एक दूरी है। 2-2.5 साल बाद मिली छुट्टियों के सुख भरे दिनों के आगे पीछे 2-2.5 साल की विलंबित दूरी, मिलने की आतुरता, फिर बिछुड़ने का संताप, पति के विछोह में संतप्त सूबेदारनी का आग्रह है कि नौकरी छोड़कर फौजी गांव लौट आए। लेकिन बिछुड़ने की पीड़ा बर्दाश्त करने को तैयार सूबेदार अपनी नौकरी को, और जिसे हम भक्ति के रूपक की मदद लेकर कहें तो साधना को, पूरी कर लेना चाहता है, अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, ताकि पूरी पेंशन लेकर और पूरे इत्मीनान के साथ लौट सके और मजे से जीवन गुजार सके। ये कहानी का अंतिम दृश्य है आगे।
जिसमें छुट्टियां खत्म होते ही सूबेदार सूबेदारनी की स्मृति लिए मोर्चे पर लौट रहा है। उसकी स्मृति उसके साथ है, वही उसकी चालक शक्ति है। केवल इस कहानी के कथानायक का प्रेम नहीं, सामान्यतः अपनी बुनियादी प्रकृति में ही प्रेम मुझे लगता है कि स्मृति रूपात्मक है। प्रेम में, जैसा शुरू में मैंने कहा, कि एक स्वाभाविक द्वैत है, स्मृति जिसे विसर्जित करने का यत्न करती है। उसमें रची बैनरी के दो घटक नैन सिंह और सूबेदारनी यहां अंतर विरोधी या विलोम धर्मी नहीं, परस्पर पूरक हैं। कहानी में जो द्वंद्व द्वैत जो है वो बराबर बना रहता है। कल जो हमने कहानियां पढ़ी, सुनी और समझी, उनमें ज्यादातर यही द्वैत है और उसमें व्यक्तित्व को रूपायित करने की, उसको प्रकट करने की, उसको असर्ट करने की लालसा है। यहां उसकी जगह पर उसके उलट व्यक्तित्व का विसर्जन है, दोनों का एक दूसरे में विलय है। तो ये विलोम धर्मी नहीं या अंतर विरोधी नहीं है, बल्कि परस्पर पूरक है। अर्धांगिनी उनके सायुज्य की कथा है। दो चरित्रों के सहज सह अस्तित्व के बीच यहां घर्षण नहीं है, कोई चिंगारी नहीं फूटती। उनके बीच सामंजस्य और एकात्मता का अद्भुत मानवीय सौंदर्य उद्भासित है। नैन सिंह और सूबेदारनी दो चरित्र, लेकिन एक प्राण है। स्मृति उनके बीच एक सेतु है। वे परिस्थितिवश निर्मित लंबी भौतिक दूरी को फौज में दूर कहीं तैनात सूबेदार और गांव में रह रही सूबेदारनी, उनके बीच का जो फासला है, बहुत लंबा फासला, स्मृति उस फासले को पूरा करती है। इस कहानी में स्मृति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वही कहानी की चालक ऊर्जा है। कहानी का होना या उसका अस्तित्व ही स्मृति से है। वह कहानी को न सिर्फ संभव करती है, बल्कि उसके बिना कहानी आगे बढ़ भी नहीं सकती है। सच तो यह है कि पूरी कहानी सूबेदार की स्मृति में घटित होती है और उसके डोर के सहारे ही कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन स्मृति इतनी अपरिहार्य, अकाट्य हो उठी कि अपनी संक्रामकता में उसने कथानक को ही नष्ट कर दिया है। इस कहानी में कोई कथानक जैसी चीज नहीं है। पारंपरिक ढंग का कथानक तो है ही नहीं, और उस स्तर पर जाकर ये कहानी निर्मल वर्मा की कहानियों से किसी हद तक जुड़ जाती है, जो घटना विहीनता है। आमतौर पर हम ये समझ लेते हैं कि घटना के बगैर कहानी नहीं होती। ज्यादातर कहानियां इसी रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन कोई एक पल अपने विस्तार में जाकर, कल जैसे यून फुसे की कहानी हमने सुनी, वो इस एक या दो या तीन क्षणों को ही पुनर्घटित करती हुई कहानी एक गहरा मानवीय विस्तार पा लेती है। ये कहानी भी वैसे ही स्मृति की कहानी है, पूरी तरह से स्मृति में घटित होती है। न इसका आदि है, न अंत है, और नतीजा ये है कि घटनात्मक यथार्थ की संभावना या उसकी आवश्यकता ही अपने आप खत्म हो जाती है। कथानक के रूप में सिर्फ मोर्चे से सूबेदार के गांव के आने और मोर्चे पर लौट जाने का वृत्तांत है। इसके अलावा इस कहानी में और कुछ नहीं है। लेकिन कथानक में जो कुछ भी घटित होता है, सूबेदार के गांव आने और गांव लौटने के बीच होता है। उसका विस्तार कहानी में नहीं है। पहले के का विस्तार है और बाद के दौर का, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो कुछ भी मर्म भरा भीतर घटित होता है वो वही होता है, उन्हीं के बीच में। और जाहिर है कि वो स्मृतियों में होता है। लेकिन कहानी सिर्फ कथानक नहीं होती। वास्तव में वह संभव होती है आने और जाने के बीच के अंतरालों में, जहां स्मृति अपनी संपूर्ण आभा के साथ प्रतीक्षा का वैभव या प्रेम का समृद्ध संसार रचती है। वह अनुभव बनकर स्पंदित होती है। सूबेदार और सूबेदारनी जिस एहसास से गुजरते हैं, उसके मार्मिक विवरण से गुजरते हुए पाठक भी उस संसार की आंच में धीरे धीरे भीतर से पिघलने लगता है। गांव लौटने की व्याकुलता जैसे नैन सिंह के समूचे अस्तित्व को आच्छन्न कर लेती है। देखिए, मूल बात ये जो कहानी है, ये दो व्यक्तित्व के असर्शन की कहानी नहीं है।
आज के दौर में हम चीजों को बदले हुए रूप में देखते हैं और जहां इस तरह की एकात्मता हमको बहुत दुर्लभ जान पड़ती है। और ये कहानी भी उस दौर में लिखी गई जब बहुत तेजी के साथ हमारी दुनिया में तमाम तरह के परिवर्तन हो रहे थे। 1987 की लिखी हुई कहानी है और तब से इसकी चर्चा भी हुई थी। खास तौर से प्रेम का जो एक बिल्कुल ही अलग तरह का रूप उसमें दिखाई देता है, तो उसके चलते लोग सामान्यतः ये कहते हैं कि ये दाम्पत्य प्रेम की कहानी है। पर मुझे लगता है कि हम ये क्यों कहें कि ये दाम्पत्य प्रेम की कहानी है। ये तो प्रेम की कहानी है। दाम्पत्य विशेषण लगाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? क्या हम इस तरह से कहानियों को अलगा देंगे कि ये दाम्पत्य प्रेम की कहानी है? तो पहले भी जैनेंद्र कुमार परकिया, द्वितीया, ये बातें पहले भी होती रही हैं और प्रेम को उसी रूप में स्थापित करने का प्रयत्न भी किया जाता रहा है। नई कहानी के दौर में जो कहानियां इस तरह से प्रकाशित हो रही थी, उन कहानियों में भी आप पाएंगे कि एक त्रिकोणात्मक संबंध बनता है स्त्री पुरुष के बीच में। यहाँ कोई त्रिकोण नहीं है, यहाँ सिर्फ दो हैं जो दरअसल दो नहीं एक है। कहानी इसी बात की ओर ले जाती है और एक ऐसे संबंध को आपके सामने उद्घाटित करती है जो दरअसल अब संभावना प्रतीत होता है, लेकिन वो कोई छोटी संभावना नहीं है। ऐसे दंपति निश्चित रूप से हो सकते हैं जिनके भीतर इस तरह का प्रेम हो। कल ये चर्चा हो रही थी कि बहुत मुश्किल है प्रेम को दूर तक के साधे रखना, लेकिन अगर प्रेम भक्ति की अवस्था तक पहुंच जाए, जो असंभव नहीं है, तो शायद अर्धांगिनी जैसी कहानी लिखी जाएगी और हमें याद रहेगी। धन्यवाद।